हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 7 में मैंने ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बातचीत की थी, उसके स्केल और तमाम चीजों के ऊपर। आज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन देखेंगे और कहीं ना कहीं है ना ऑक्साइड्स के नेचर की पीरियोडिसिटी पे भी काम करेंगे, जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है ना। तो लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। लेक्चर 8, application of electronegativity. Application of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ना दो एप्लीकेशन है, पर इससे पहले कि एप्लीकेशन पढ़ा जाए आपको मैं याद दिलाऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है FONClBrSCIP और H। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये 4, 3.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.5, 2.5, 2.1, 2.1 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है ना की वैल्यूज हो जाती है इन लोगों के लिए। अब एप्लीकेशन के हम पहली चीज क्या, अगर मुझे है ना पता रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स का, या एक एक मान लीजिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, तो मैं बता सकता हूं कि उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है ना हमें ये पता चल जाता है कि कंपाउंड कैसा है। फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl की H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ठीक है, और Cl की होती है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है ये 0.9 आता है, 0.9 आता है। और कहने वालों का कहना है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो, ठीक है, 1.7 से कम होता है, वो चीज कोवलेंट कहलाती है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना 1.7 से कम है, तो HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो है आयनिक कैरेक्टर पे हावी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी है, नो डाउट आयनिक कैरेक्टर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, हल्का सा पोलैरिटी है, तो हल्का आयनिक कैरेक्टर भी है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कोवलेंट कैरेक्टर से कम है। और वाइसे वर्सा भी है, अगर कोई एटम के कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर वो 1.7 से बढ़ जाता है, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल लूं NaCl, ठीक है, NaCl लेता हूं मैं एक एग्जांपल। आप जानते हैं सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ 0.9 होती है और क्लोरीन की यहाँ पे हो जाएगी 3। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो आ रहा है 2.1। नाउ 2.1 इज ग्रेटर देन 1.7। तो मैंने क्या सीखा कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो लोगों के बीच का अगर 1.7 से बड़ा या बराबर आता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर आयनिक कैरेक्टर जो है कोवलेंट कैरेक्टर पे हावी है। यानी ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कैरेक्टर का जो परसेंटेज होगा वो आयनिक कैरेक्टर के परसेंटेज से कम होगा। यानी ऐसे कंपाउंड को अमूमन हम लोग आयनिक कहते हैं, आयनिक। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, कोवलेंट कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन क्या सीखा मैंने सीखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन the nature of the compound, the nature of the compound। एक कंपाउंड या का नेचर या बॉन्ड का नेचर है ना, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड, किसी बॉन्ड के नेचर को या किसी कंपाउंड के नेचर को डिफाइन करता है। क्या सीखा मैंने, अभी भी सीखा कि किसी भी दो लोगों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से कम हो जाता है तो हम उसे कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे, कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे, उनके बॉन्ड का नेचर कोवलेंट होगा। ठीक है, और अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना 1.7 से ज्यादा या बराबर हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ये इसका पहला एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने यहां देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी ही मददगार होती है ये पता लगाने में कि कोई ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या, दूसरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प्स अस
helps us to determine the nature of the oxide. Nature of the oxide. अब इसको समझिएगा, ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम लोग किसी भी ऑक्साइड के नेचर को बता सकते हैं. मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई ऑक्साइड अगर आप लेंगे XO, ये अगर आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो अक्सर ऐसा कंपाउंड बनाएगा XOH. ठीक है, ऐसा कंपाउंड बनाएगा. अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर है ना O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, कितनी होती है 3.5, और H की भी फिक्स है 2.1. तो इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो आ जाएगा 1.4. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ जाएगा 1.4. अब दो बातें हो सकती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे नहीं मालूम X और O की, तो अगर X और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन X एंड O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन X एंड O, X और O बॉन्ड के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.4 से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर बड़ा हो गया, तो मैं कह सकता हूं क्या कि इस बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी होगी. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके बीच में है उससे ज्यादा इनके बीच में है. तो अगर ऐसा हो जाएगा, अगर इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बड़ा अगर हो जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि ये बॉन्ड पोलर होगा और पानी में जाने के बाद पोलर बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कंपाउंड X प्लस और OH माइनस में चेंज होगा. और अगर कोई ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद OH माइनस प्रोड्यूस करता है तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड. तो कहीं ना कहीं बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, वो ऑक्साइड जिसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस है मैग्नीट्यूड जो है, अगर वो 1.4 से ज्यादा आता है तो ऐसा ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद बेस बना रहा है, OH प्रोड्यूस कर रहा है ना. तो ऐसे ऑक्साइड को मुझे देर नहीं लगेगी ये कहने में कि ये ऑक्साइड कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है. ठीक है, इट इज बेसिक ऑक्साइड. तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको ये बताता है कि कैसे किसी ऑक्साइड को देखकर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखकर हम बता सकते हैं कि वो ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा कि एसिडिक नेचर का होगा. इसी तर्ज पर अगर मैं कहूं आपसे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन X एंड O इज लेस देन 1.4, ठीक है, यानी इनके बीच की पोलैरिटी कम है, इनके बीच की पोलैरिटी ज्यादा अगर है, ठीक है, इनके बीच की पोलैरिटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा और ज्यादा पोलर बॉन्ड की पानी में जाकर क्लीवेज होने की संभावना ज्यादा होगी. यानी अगर ऐसा हो गया कि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो पानी में फिर इसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, टूट जाएगा. क्लीवेज मतलब टूटना. बॉन्ड टूटेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, एक इसको ये बिना इलेक्ट्रॉन के रह जाएगा. ये चीज ऐसे टूट जाएगी, XO माइनस और क्या H प्लस. कोई भी चीज जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन प्रोड्यूस करे उसे एसिड कहेंगे. तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि अगर X और O के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर वो 1.4 से कम आता है, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि XO एक कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है ना. एसिडिक ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद एसिड्स बनाते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने है ना एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लिया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के का एप्लीकेशन क्या है, किसी भी बॉन्ड का जो कैरेक्टर है ना, किसी भी बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पहचान सकते हैं कि वो चीज आयनिक है कि कोवलेंट है. और बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका भी नेचर आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर ऑक्साइड्स में X और O के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.4 से बड़ा है तो वो बेसिक है, कम है तो एसिडिक है. ठीक है, अब बात ऑक्साइड्स की चली है तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ते हैं. आपको याद होगा हम लोगों ने कई सारी चीजों की पीरियोडिसिटी पढ़ी है. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसकी पीरियोडिसिटी पे बातचीत की, और कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी पीरियोडिसिटी पे बात की है. आइए अब ऑक्साइड्स के नेचर, कितने तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, इस पे बात करें. और है ना पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते वक्त ऑक्साइड्स के नेचर पे क्या फर्क पड़ता है और नीचे आते वक्त ऑक्साइड के नेचर पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी स्टडी करते हैं. तो एक फ्रेश टॉपिक, जैसे एक टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे ही चौथा टॉपिक शुरू करते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल. तो आइए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की पीरियोडिसिटी में बात करते हैं. ये चौथी चीज है जिसके ट्रेंड पे हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है,
हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे बात की है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे बात करते हैं आज। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। कैसा नेचर है पीरियोडिक टेबल में इनका, है ना, कैसे पीरियोडिसिटी होती है, पढ़ा जाए। तो अगर आप ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो मेरे समझ से 4 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। एक एसिडिक ऑक्साइड्स, दूसरा बेसिक ऑक्साइड्स, तीसरा न्यूट्रल ऑक्साइड्स और चौथा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आज मेरा मकसद क्या है कि मैं इन सारे तरह के ऑक्साइड्स के बारे में आपको बताऊं, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते वक्त एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर को क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड के कैरेक्टर को क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कैरेक्टर को क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में, है ना, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं क्या, एसिडिक ऑक्साइड। फर्स्ट टॉपिक एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं इसको समझा जाए। एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में घुलने के बाद एसिड बनाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस SO2 व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, फॉर्म्स H2SO3, ठीक है, या SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4, ठीक है। तो या फिर आप CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, वो पानी में घुलने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है। या N2O5 एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि वो पानी में घुलने के बाद, है ना, HNO3 बनाता है, ठीक है। कई बार आपको मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी मिल जाएंगे, जैसे N2O4 हो गया, ठीक है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। H2O से मिलने के बाद ये HNO3 और HNO2 दोनों का मिक्सचर भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही, है ना, Cl2O7 है ना, ये बहुत अच्छा एसिड, बहुत तगड़ा एसिड HClO4 बनाएगा। तो एक चीज समझ में आई, पहली चीज क्या कि एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फॉर्म एसिड्स, ठीक है। तो पानी में घुलने के बाद ये लोग क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है, एक चीज। दूसरा पॉइंट क्या, अगर आप एक एसिडिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप SO3 है, इसको आप NaOH से ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स वो भी होते हैं जो किसी भी बेस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप KOH से में घोल देंगे तो आपको K2CO3 प्लस H2O मिलेगा। या अगर आप, है ना, Cl2O7 को किसी भी बेस से ट्रीट करेंगे, NaOH से ट्रीट करेंगे तो आपको NaClO4 ट्वाइस मिल जाएगा प्लस H2O, ठीक है। तो एक चीज और समझ में आया कि एसिडिक ऑक्साइड्स के अलावा, ठीक है ना, ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं उनकी खास बात क्या होती है, बेसिक ऑक्साइड्स ऑन डिसोल्यूशन इन बेस, या बेसिक क्या लिख रहा हूं, एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो बेस से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेसिस, ठीक है, विथ बेसिस। तो मैं एसिडिक ऑक्साइड्स को डिफाइन कर रहा हूं। एसिडिक ऑक्साइड्स वो हैं जो बेसिस से रिएक्ट कर सकते हैं। अगली चीज क्या, एसिडिक ऑक्साइड्स आमतौर पर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। चाहे सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, आमतौर पर ये लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। तो तीसरी बात ये भी लिख सकते हैं क्या, थर्ड पॉइंट क्या, जनरली दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जनरली दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। लेकिन ये बात उतनी ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि कई ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो भी एसिडिक होते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। तो चौथी बात क्या है, सम मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, तो ये बात आपको याद रखनी होगी, कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं। जैसे, है ना, V2O5
V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ये एसिडिक होता है। जैसे ही आप इसको पानी में घोलेंगे आपको वेनेडिक एसिड मिल जाएगा VO3, ठीक है ना, वेनेडिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप और बात करिए तो है ना वेनेडियम हो गया, या CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड है, ये भी आपका पानी में घुल के क्रोमिक एसिड बनाएगा, क्रोमिक एसिड फॉर्म करता है। या आप कह सकते हैं है ना Mn2O7 जो है ये भी आपका एसिडिक है, ये HMnO4 प्रोड्यूस करेगा जो कि पर मैंगेनिक एसिड है बनाता है, ठीक है, पानी में घुलकर। या MnO3 भी एसिडिक है। तो यही 3-4 ऑक्साइड्स हैं जो मेटल के होने के बावजूद है ना एसिडिक नेचर शो करते हैं। जैसे H2MnO4 ये है ना मैंगनिक एसिड बनाएगा, मैंगेनिक एसिड बनाता है। तो मैंने अभी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ाते वक्त है ना मैंने बताया आपको कि पहले तो नेचर ऑफ ऑक्साइड समझना है, तब उनकी पीरियोडिसिटी हमें समझ में आएगी। नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ते वक्त मैंने पहले ऑक्साइड को डिफाइन कर दिया कि कौन सा ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो पानी में घुलने के बाद एसिड बनाए, है ना। ये अक्सर बेसिस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये आमतौर पे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, और है ना लेकिन इसका अपवाद भी मिलता है मुझे, है ना। क्या अपवाद मिल जाता है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं। तो अगला ऑक्साइड किसे जिस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड पे बातचीत करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो पानी में घुलने पे बेस बनाए। जैसे फॉर इंस्टेंस CaO ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। या है ना आप Na2O ले लीजिए, ये पानी में घुलने के बाद है ना NaOH बनाएगा। तो पहली चीज जो बेसिक ऑक्साइड डिफाइन करती है, बेसिक ऑक्साइड को डिफाइन करती है क्या, वो है कि बेसिक ऑक्साइड्स ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फॉर्म बेसिस, ठीक है, बेस बनाते हैं। दूसरी चीज क्या, अगर आप इन बेसिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इनकी एसिड से भी रिएक्ट करने की टेंडेंसी होगी। फॉर इंस्टेंस CaO को अगर आप H2SO4 में डिसॉल्व करिए तो ये रिएक्ट करके CaSO4 सॉल्ट बना देगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। या अगर आप Na2O को अगर आप HCl से ट्रीट कर दीजिए तो आपको NaCl मिल जाएगा, साथ में H2O मिल जाएगा। या आप कोई भी और सॉल्ट ले लीजिए, MgO ले लीजिए, ऑक्साइड ले लीजिए, और किसी भी एसिड से रिएक्ट कराइए जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो आपको सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। तो मैंने क्या सीखा यहाँ पे कि बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ एसिड्स। इनके अंदर एसिड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है। और तीसरी चीज क्या कि ये हमेशा मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं, ठीक है, ये हमेशा मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं। कोई भी ऐसा नॉन मेटल ऑक्साइड हमें नहीं मिलता जो बेसिक नेचर शो करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरली यूज नहीं कर रहा हूं। पिछले केस में जहां मैं एसिडिक ऑक्साइड पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्योंकि कुछ मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली नहीं, यहाँ एसेंशियली बोलूंगा मैं, एसेंशियली ऑल बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ना मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। no non-metal oxide is found to exhibit basic character। तो एक चीज तो ये हो गई। तो एक और ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी एसिडिक ऑक्साइड पढ़ा, बेसिक ऑक्साइड पढ़ा, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरफ। न्यूट्रल ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? तो न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे नाम ही सजेस्ट करता है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो होते हैं
न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो पानी में घुलने के बाद ना एसिड बनाए ना बेस, दे डोंट फॉर्म, दे नीदर फॉर्म एसिड और बेस इन वाटर। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये ना एसिड से रिएक्ट करेंगे ना बेस से। ठीक है, दे डोंट रिएक्ट विथ एसिड और बेस, विथ एसिड और बेस, ये किसी एसिड या बेस से रिएक्ट नहीं करते। और तीसरी चीज इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके गिने चुने एग्जांपल्स हैं। इसका एग्जांपल है, एक तो वाटर है, वाटर एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल होता है। दूसरा N2O, तीसरा CO और चौथा NO हो जाएगा। इसके अलावा MnO भी जो है वो न्यूट्रल होने की टेंडेंसी रखता है, सॉरी MnO2। ठीक है, तो MnO2 जो है वो भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, MnO2। तो इतने ऑक्साइड, ये 5 ऑक्साइड्स हैं, है ना, विच आर न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हम लोगों ने अब तक नेचर ऑक्साइड्स के बारे में, 3 तरह के ऑक्साइड्स के बारे में चीजें पढ़ ली हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था और पता लगाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्साइड्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, और फिर हम लोग चल पड़े हैं कि ऑक्साइड्स के नेचर को समझेंगे और उनकी पीरियोडिसिटी को समझेंगे। इससे पहले कि पीरियोडिसिटी पे बातचीत हो, ऑक्साइड्स का नेचर समझना चाहिए। हम लोग 3 तरह के ऑक्साइड समझ चुके हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आइए अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड को समझने की कोशिश करते हैं। चौथे ऑक्साइड्स जो हो जाएंगे उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए, बड़ा ही सिंपल है, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, ये बेस से रिएक्ट करते हैं, एसिड से नहीं। बेसिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट नहीं करते, एसिड से करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बेस से भी रिएक्ट नहीं करते और एसिड से भी नहीं करते। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दोनों से रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो मोटे तौर पर 4 ऑक्साइड्स इसीलिए हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि क्या वेरिएशन है, बेस से करता है, एसिड से नहीं, बेस से नहीं करता है, एसिड से करता है, दोनों से रिएक्ट नहीं करता, दोनों से रिएक्ट करता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यहां पे हमें डेफिनेशन मिल जाता है। क्या? पहली बात, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? दोज ऑक्साइड्स which have a tendency to react with both acid as well as base is called amphoteric oxide, is called amphoteric oxide। ठीक है, दोनों से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। पहले समझा जाए कि होते कौन लोग हैं। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा लाइन डिजाइन किया है मैंने। सुबह शाम जाप बेकार में। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, है ना, ऑक्साइड्स के बारे में। तो इन वर्ड्स, जो जाप मतलब जपना, है ना, चीजों को जपने को जाप कहते हैं। तो सुबह शाम जाप बेकार में। ठीक है, अब सुबह मींस टिन, शाम मींस Sb एंटीमनी, Z मींस जिंक, As आर्सेनिक, है ना, और शाम मींस एंटीमनी। ठीक है ना, सुबह S स्टैंड्स फॉर टिन, S stands for antimony, zinc, arsenic, aluminium, lead, beryllium, beryllium, car means Cr and May means Mn। ठीक है, तो आप इतना एक काम करिए कि इन जो टॉप एलिमेंट्स हैं, जो मेजर एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने नोट कर लिया, जिनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर शो करते हैं। अब
इनसे हम वो सारे ऑक्साइड्स निकाल सकते हैं जो जो सॉरी मैंने कहा हम पहले उन मेटल्स को मैंने लिख लिया जो बेसिक नेचर नहीं सॉरी एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, जिनके ऑक्साइड्स, उन मेटल्स को पहले याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसको याद करने के लिए एक मैंने यहाँ पर एक लाइन डिजाइन की है कि सुबह शाम जाप बेकार में, ठीक है, ऐसे करके मैंने एक लाइन डिजाइन की है। इस लाइन को याद रखिए। अब इस लाइन के जरिए हम एक एक करके मैंने सारे मेटल्स के बारे में पता लगा लिया। अब मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि टिन जो है वो दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 और +4। तो दोनों ऑक्साइड ले लीजिए, SNO SNO2, ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। या एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली का सदस्य है, ये +3 और +5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो दो ऑक्साइड हो जाएंगे, Sb2O3 और क्या Sb2O5। जिंक एक ही ऑक्साइड शो करता है, ZnO, ठीक है। आर्सेनिक भी दो ऑक्साइड शो करेगा, +3 और +5, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन फैमिली का सदस्य है, ठीक है। तो इसका एक आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड हो जाएगा As2O3 और दूसरा हो जाएगा As2O5, As2O5 हो जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम शो करेगा, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एल्यूमिनियम का, तो Al2O3। लेड दो स्टेट शो करता है, +2 और +4, तो लेड का PbO और क्या PbO2 दो स्टेट हो सकते हैं। बेरिलियम का एक ही ऑक्साइड होगा क्योंकि एक ही स्टेट शो करता है, क्या BeO। क्रोमियम का जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है वो है Cr2O3, ठीक है, Cr2O3, यानी क्रोमियम +3 स्टेट का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। और मैंगनीज का जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है वो +2 स्टेट में पाया जाता है, MnO। तो बहुत लास्ट की चीजें आपको याद रखनी होगी कि क्रोमियम के कई स्टेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैंगनीज के भी कई स्टेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इनको याद करना होगा। बाकी चीजें आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने अभी देखा कि है ना, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक SNO SNO2 Sb2O3, ठीक है, ZnO As2O3 As2O5 Al2O3 PbO PbO2 BeO Cr2 Cr2O3 और MnO। ये मेरे ख्याल से 3 3 6 3 9 3 12 13, ये 13 ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इनकी खास बात क्या, इनकी खास बात ये होती है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट बोथ विथ एसिड एज वेल एज व्हाट बेस, ठीक है। आइए इस टेंडेंसी को देखते हैं। तो तीसरी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। कैसे? फॉर इंस्टेंस अगर आप SNO को ही उठाइए या है ना आप किसी एल्यूमिनियम को उठाइए, फेमस है, तो अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, Al2O3 reacts with HCl to gives AlCl3 plus 3H2O। तो ये एसिड से तो रिएक्ट कर रहा है। एक मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्ट करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्सर मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और बेसिक चीजें एसिड से रिएक्ट करती हैं। जो अतिशयोक्ति है, जो एक्सेप्शन है, वो क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर किसी बेस से भी रिएक्ट कर जा रहा है तो दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग फेनोमेना, ठीक है ना, एक गजब की बात है। और ऐसा होता है क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। और यहाँ क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। अगर आप ये बनाना नहीं जानते तो याद रखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड जो यहाँ का है ना, बेसिक ऑक्साइड जो होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के फॉर्मूले को जोड़ दीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए Al2O3 है और है ना, सोडियम का बेसिक ऑक्साइड क्या था, Na2O होता है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na2Al2O4, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। आप इसे बैलेंस कर लेंगे, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही आप देखिए, आप और भी कोई ऑक्साइड उठा लीजिए। चलिए मैं टिन का ऑक्साइड उठा लेता हूं, SnO2, ठीक है। तो SnO2 जो है वो अगर आप H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो टिन सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। SnO ले लीजिए, ठीक है ना, H2O बन जाएगा। और ये तो मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बेस से भी रिएक्ट करेंगे NaOH से तो आपको क्या मिलेगा, फिर वही करिए, SnO ले लीजिए और इसका ऑक्साइड ले लीजिए, Na2O ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, SN Na2
SnO2, ठीक है, तो ये यही यहाँ पे बनेगा Na2SnO2, ठीक है। साथ में अगर आप 2 मोल ले लीजिए Na2SnO2 प्लस H2O बन जाएगा, सोडियम स्टेनाइट। ऐसे ये जो बना था ये सोडियम एल्यूमिनेट था, सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां पर आकर मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। इसको मैंने सुबह शाम जाप बेकार में से मेटल्स निकाले, है ना, ये मेटल्स निकाले जो जो एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकते हैं उनके ऑक्साइड्स, ठीक है। और फिर बड़े ही लॉजिकली कि टिन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे ऑक्साइड्स निकाल लिया और ये भी जज करके देख लिया, जो बात मैंने यहाँ पे कही थी वो यहाँ पे ट्रू हो गई है कि ये दोनों से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कर रखते हैं। तो अब हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्या कि मैंने पहले पार्ट में क्या कहा था कि हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज ओवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। इनके नेचर में पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते वक्त या नीचे जाते वक्त क्या ये नेचर में चेंज आता है ऑक्साइड के, इसकी स्टडी करते हैं। ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में जानने के बाद आइए अब पीरियोडिसिटी देखते हैं ऑक्साइड्स के। पीरियोडिसिटी इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स के नेचर की में क्या पीरियोडिसिटी होती है ना, आप उसको समझने से पहले, है ना, थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी जाना जाए, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटालिक होते हैं और बेसिक ऑक्साइड जो है ना वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो जरा सी बात, एक चीज ध्यान रखिए आप, मेटल किसे कहते हैं? मेटालिक कैरेक्टर किसी चीज में तब ज्यादा होता है जब वो मेटल की तरह बिहेव करे। मेटल की तरह बिहेव करना, मेटल किस लिए जाने जाते हैं? मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं, इंसान उन एलिमेंट्स को मेटल कहता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो लोग अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते उसे हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब ज्यादा होता है? जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर तब ज्यादा होता है जब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स को समझने से पहले, अब जाहिर सी बात है जिसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कैसे पहचानेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। तो एक चीज तो ये जान ली हम लोगों ने। आइए अब इनकी पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं ऑक्साइड्स की। जैसा कि मुझे मालूम है कि जैसे जैसे मैं, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, जैसे ही मैं इधर से इधर जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, व्हेनेवर आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट से राइट अगर मैं मूव करता हूं तो आपको मालूम है कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, क्योंकि मैं जैसे इधर से इधर जाता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है, ठीक है। Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी हमने पहले पढ़ी है। इधर से इधर जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी इधर जाते वक्त मेटालिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा, यानी बेसिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी। और चूंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए एसिडिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है, ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गौरतलब बात है ना, क्या कि जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता हूं, मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। यहां मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो यहां पर पीरियोडिक टेबल में अगर आप इधर जाइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अगर आप ऐसे मूव करते हैं, सोडियम के ऑक्साइड को हम Na2O कहते हैं,
इसको MgO कहेंगे, Al2O3 SiO4, ठीक है ना, P2O5 और SO3 और Cl2O7। अब आप देखिए, ध्यान देंगे, इन ऑक्साइड्स के नेचर की बात की जाए तो Na2O जो है वो पानी में घुलने के बाद, है ना, Na2O जो है, इसको SiO2 ले लीजिए, सॉरी, है ना, SiO2, तो Na2O पानी में घुलने के बाद NaOH बनाता है, जो कि बहुत ही हाईली बेसिक होता है, ठीक है, हाईली बेसिक होता है, इसलिए इसको अल्कली कहते हैं, ठीक है। MgO पानी में घुलने के बाद MgOH होल ट्वाइस बनाता है, जो कि मेरे ख्याल से वीक बेस होता है। तो मेरी बात यहां पे ट्रू होती जा रही है कि इधर जाते वक्त बेसिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक बनाता है, कम बेसिक बनाता है, और बीच के लोग को ही एम्फोटेरिक कहते हैं। ये ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक हो जाता है। Al2O3 इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। SiO2 पानी में घुलने के बाद H2SiO3 बनाएगा, है ना, विच इज वीकली एसिडिक, ठीक है, ये चीज वीकली एसिडिक होगा, वेरी वीकली एसिडिक, बहुत कम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। ऐसे ही अगर आप H2O इसमें डिसॉल्व कर दीजिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को, तो H3PO4 बनाता है, जो कि वीक एसिड होता है ना, वीकली एसिडिक। ये पानी में घुलने के बाद क्या बनाता है, H2SO4 विच इज अ व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और Cl2O7 पानी में घुलने के बाद HClO4 बनाएगा, विच इज हाईली एसिडिक, ठीक है, हाईली एसिडिक। तो साफ दिख रहा है कि कैसे आप इसको चीजों को बदलते हुए देखिए, बेसिक, वीक बेस, एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक, वीकली, वेरी वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाईली एसिडिक, ठीक है। यानी मैं देख सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल में, है ना, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ घटती जा रही है, ठीक है, इसीलिए चीजें जो है ना, हाईली बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रही हैं। और अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो मैं देख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऑक्साइड की, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड कहना चाहिए मुझे यहाँ पे, ऑक्साइड वो घटती जा रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है इसमें। तो एक पीरियोडिसिटी मैंने देख ली कि इधर से इधर आते वक्त क्या होता है। आइए अब ऊपर से नीचे की बात करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में दूसरी बात है ये, है ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। ये बात मैंने पहले पढ़ाई है आपको, ठीक है। आयोनाइजेशन अगर एनर्जी घटेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेसिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, तो एसिडिक ऑक्साइड की, बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा, यानी एसिडिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होगा। इसके दो एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां तो खैर हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्साइड्स जो है वो कैसे, है ना, बेसिक से एम्फोटेरिक से होते हुए, है ना, एसिडिक होते 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 हाईली एसिडिक हो जा रहा है। यहां लेकिन मैं दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है, दो एग्जांपल लेता हूं और दोनों एग्जांपल के जरिए जज करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर से मैं यहां पे लिथियम ऑक्साइड ले लूं, Li2O, अगर मैं लिथियम ऑक्साइड ले लूं Li2O या Na2O या K2O, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, है ना, सीजियम, और इनको जब मैं पानी में खोलता हूं और ये बनते हैं LiOH या NaOH या KOH या RbOH या सीजियम OH, तो आप पाएंगे कि बेसिक कैरेक्टर जो है इनका, बेसिक स्ट्रेंथ जो इन हाइड्रोक्साइड्स की है वो नीचे आते वक्त क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी ये वीक बेस है। और आपको मालूम भी, अल्कली मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं उसमें, है ना, लिथियम ऑक्साइड वीक होता है,
तो नीचे आते वक्त बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब इसकी जो बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ है वो भी नीचे की तरफ क्या होती जा रही है, बढ़ती जाएगी। अगर मैं कोई पूछे कि इनमें सबसे तगड़ा ऑक्साइड कौन है तो आप बोलेंगे, सबसे तगड़ा बेसिक ऑक्साइड कौन है तो आप बोलेंगे CH2O, फिर Rb2O, फिर K2O, फिर Na2O, और फिर क्या Li2O कहा जाएगा। ये तो बात हो गई बेसिक स्ट्रेंथ की। अगर कोई है ना एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर चीजें पूछा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, तो भी आप उसको बड़े आसानी से बता सकते हैं। फॉर इंस्टेंस Cl2O7, Br2O7, है ना, I2O7, ये 3 ऑक्साइड है, पानी में इनको घोला जाए आप पाएंगे कि ये बनाता है HClO4, ये बनाएगा HBrO4, HBrO4, और ये बनाएगा HiO4। ये हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक। HClO4 इज हाईली एसिडिक, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, और ये वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे आते वक्त घटती चली जा रही है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जा रही है, यानी बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे आते वक्त घटती चली जाएगी, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी, यहां पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घटती चली जा रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं इनकी एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ इन हाइड्रोक्साइड्स की चूंकि नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि बेसिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ भी है वो नीचे की तरफ क्या होती जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर पीरियोडिसिटी में मैंने यहां पर आपको बताया कि कैसे है ना ऑक्साइड का नेचर पीरियोडिक टेबल में ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। अगर आप ऐसे जाते हैं तो बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ घटती जाती है और एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे आते वक्त बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ घटती चली जाती है। लेकिन एक केस और है जहां हम चीजों को जज करते हैं, वो केस थर्ड है, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ी सी जगह बनाता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब तीसरा केस भी है। अगर तब क्या होगा जब ना हम ऐसे जा पाएंगे ना हम ऐसे जा पाएंगे, मतलब एटम सेम होगा। ठीक है, तब हम कैसे जज करते हैं अगर एटम ना बदले और उसके कई सारे ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे बड़ा ही सिंपल है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो तीसरी बात क्या सीखा कि तीसरी चीज, इफ द एलिमेंट remains same and has various oxides, then acidic oxide strength is directly proportional to oxidation number. ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ जो है वो एसिडिक ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसके कई एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं SO2 और SO3 में एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। यहां पर है ना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और यहां कितना है, +6। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा एसिडिक है। और ये दिखती भी है, सबूत भी इसका है हमारे पास। ये पानी में घुलने के बाद H2SO4 बनाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ये पानी में घुलने के बाद H2SO3 बनाता है जो कि एक वीक एसिड है। क्योंकि इससे तगड़ा एसिड वो है इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उससे ज्यादा होगी। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे आ रहे हैं तो क्या होगा, और कहीं नहीं जा रहे हैं मतलब आपका सेंट्रल एटम क्या है, फिक्स्ड है, तो भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ जज कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है मेरे पास इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल 1 था। नाउ आई हैव अनदर एग्जांपल आल्सो। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है, अगर मेरे पास आप मैंगनीज के ऑक्साइड्स को देखिए, Mn2O3, ठीक है, Mn2O3, MnO2, MnO2, MnO3, ठीक है, MnO3,
और Mn2O7, Mn2O7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ऐसा है, ये +2 +3 +4 +4 +6 और +7। आप पाएंगे कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है ना, आप एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली घटती जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक if an element remains same and has various oxides, then acidic strength is directly proportional to oxidation number and basic strength is inversely proportional to oxidation number। ये बात मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताई क्योंकि ऑब्वियस है, एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ और बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। तो दूसरी बात भी उतनी ही ट्रू हो जाएगी क्या, कि इसी तरह से ऑन द सेम लाइंस, इसी तर्ज पर मैं कह सकता हूं कि है ना, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पे ये बात साफ दिखाई पड़ती है। अगर आप बात करें यहां पे इनके कैरेक्टर की, तो MnO बेसिक पाया जाता है, बेसिक होता है, ये भी बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। MnO2 जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, जबकि MnO3 और Mn ये दोनों जो है वो एसिडिक हो जाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इधर जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है और साफ दिखाई दे रहा है कि बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, बेसिक ऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ वो घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर खत्म मानते हैं और मैं हल्का सा आपको याद दिलाऊं कि आज हम लोगों ने सिर्फ 2 बातें की। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन से ऑक्साइड का नेचर के बारे में जानने की कोशिश की, जाना कि कितने तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये भी जाना कि इनका ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, और ये भी जाना कि अगर सेंट्रल एटम सेम रहता है तो ऑक्साइड स्ट्रेंथ और बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ और एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ कैसे जज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स और हाइड्राइड्स के पीरियोडिसिटी के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।